Okay, good afternoon, everyone. यस, तो इसमें ध्यान दो कि 12th के कुछ पोर्शंस हैं जो आपके इवन 11th क्लास के ही है पॉइंट, तो वो बहुत ज़्यादा आप डिटेल में नहीं देखोगे। कुछ इनिशियल पार्ट्स बस हम लोग उसके देखेंगे, उसके डिटेल चीज़ें जो है वो हम लोग 12th में ही देखेंगे। बट देन हो सकता है कहीं AITS में क्वेश्चन ना आ जाए, तो उसके लिए हमें पता रहना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें दैट इज मेल हार्मोन, so please remember that is there is one organ that is something called as testis. और टेस्टिस एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरोक्राइन कहो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड या फिर मिक्स्ड ग्लैंड। तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड क्या होता है, जिसमें कि एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों होते हैं पार्ट। तो एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन पार्ट दोनों प्रेजेंट रहते हैं इनमें। एक्सोक्राइन पार्ट जो है, इसका मतलब दैट इज डक्ट सिस्टम, यानी कि जो सिक्रीशन है वो डक्ट के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं। और ये कौन से सिक्रीशंस होते हैं? सेमेन दैट कंटेन्स मेल गेमीट, कंटेन मेल गेमीट, गेमीट। नाउ अनदर थिंग, इसमें एंडोक्राइन पोर्शन भी होते हैं, तो एंडोक्राइन पार्ट भी रहते हैं। और एंडोक्राइन पार्ट आप देखोगे दैट इज एक्चुअली इन द सेक्शन ऑफ टेस्टिस। तो जब आप टेस्टिस को कट करोगे, तो सेक्शन ऑफ टेस्टिस, तो टेस्टिस को कट करने पे what you will get is that is seminiferous tubule, seminiferous tubule, ठीक है। and you have to remember that is interstitium, interstitium। तो आपको दो पोर्शंस दिखते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल दिखते हैं और इंटरस्टिशियम दिखते हैं। आपको ध्यान रखना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है, ये पार्ट वो होते हैं जहां पे देयर इज प्रोडक्शन ऑफ मेल गेमीट, गेमीट। और इंटरस्टिशियम में आप देखोगे जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स को हम लोग कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। और इंटरस्टिशियल सेल्स का काम क्या होता है? तो दे आर एक्चुअली एंडोक्राइन पोर्शन, ये एंडोक्राइन पोर्शन होता है। और इनका काम होता है दैट इज प्रोडक्शन ऑफ ग्रुप ऑफ लिपिड सॉल्युबल हॉर्मोन्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज कॉल्ड एज एंड्रोजेंस। इनको हम लोग एंड्रोजेंस कहते हैं। इस एंड्रोजेंस में ये ग्रुप ऑफ हॉर्मोन्स है, इसमें सबसे आपको याद रखना है इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा पोटेंट जो एंड्रोजन होता है, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड्रोजन, इंपॉर्टेंट एंड्रोजन इज टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन। और इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या होते हैं? तो अगर हम लोग इनके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स देखें, तो टेस्टोस्टेरोन मेनली दैट इज एसोसिएटेड विथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल, मेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में जो है ये हेल्प करते हैं। जैसे टिपिकली यू विल फाइंड दैट इज मुस्टैच, बियर्ड, एंड देन pubic hair, then voice pattern change, so that is low pitch voice. So these all are seen associated with secondary sexual characters in male, ठीक है। सिमिलरली दैट इज, अगर हम लोग ध्यान दें, इसके अलावे भी और फंक्शंस होता है टेस्टोस्टेरोन के। तो और कहाँ फंक्शंस होते हैं टेस्टोस्टेरोन के? तो टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है इन समथिंग कॉल्ड एज प्रोसेस ऑफ मेल गेमीट फॉर्मेशन,
गेमीट फॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस में भी हेल्प करते हैं। तो इसके अलावे और कहाँ पे हेल्प करते हैं ये? सो दैट इज लिबिडो। लिबिडो यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर टुवर्ड्स फीमेल। तो द अट्रैक्शन टुवर्ड्स द फीमेल, दैट इज लिबिडो। और हम लोग जानते हैं कि इसमें रोल इवन हाइपोथैलेमस का भी रहता है। तो बिल्कुल हम लोग इसके सेंस में भी कह सकते हैं कि हाइपोथैलेमस एंड एंड्रोजन both complement each other to bring about libido या सेक्सुअल बिहेवियर। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अगर ऐसे पूछे जाते हैं, दिस इज मोर देन 100% करेक्ट। तो हाइपोथैलेमस बिल्कुल जो है वो लिबिडो यानी कि सेक्सुअल बिहेवियर में हेल्प करते हैं। आपको ध्यान रखना है ये बहुत ही अच्छे। नाउ इसके अलावे और कोई फंक्शन है एंड्रोजन का? यस, एंड्रोजन का और फंक्शन होता है, ये मस्कुलर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसलिए मेल्स के केस में आप देखोगे मस्कुलर ग्रोथ ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, बिकॉज इट हेल्प्स इन मस्कुलर ग्रोथ। आपको ध्यान रखना है ये बात भी। तो दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर। इसके अलावे डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सेक्सुअल ऑर्गन्स इन मेल, ये भी जो है इट इज ब्रॉट अबाउट बाय एंड्रोजेंस। ये एंड्रोजन के ही फंक्शन होते हैं। ये सारे फंक्शंस हमें बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, बट देन मस्कुलर ग्रोथ जो है वो कब होंगे? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ एनाबॉलिज्म। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्रोथ हार्मोन के बारे में हम लोगों ने देखा था। सो दैट इज द फंक्शन ऑफ एंड्रोजन जो हमें ध्यान रखना है जब वी टॉक अबाउट, दैट इज इन केस ऑफ मेल्स। नाउ अगर हम लोग बात करें फीमेल के केस में, तो जो हेटेरोक्राइन स्ट्रक्चर, इनफैक्ट हियर अगर हम लोग देखें, इट इज मेनली ओवरी। ठीक है, ओवरी। और ओवरी में आपको याद रखना है कि क्या क्या ऐसे रहते हैं, दैट इज एंडोक्राइन स्ट्रक्चर्स जो हमें पता रहना चाहिए। सो इनफैक्ट सोर्स होते हैं यहाँ पे फॉलिक्यूलर सेल्स एंड कॉर्पस लुटियम। फॉलिक्यूलर सेल्स और कॉर्पस लुटियम ये दोनों रेस्पॉन्सिबल होते हैं एंडोक्राइन सिक्रीशंस के। तो फॉलिक्यूलर सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? दैट इज ईस्ट्रोजन। और कॉर्पस लुटियम क्या सिक्रीट करते हैं? दैट इज प्रोजेस्टेरॉन, ईस्ट्रोजन एंड रिलैक्सिन। नाउ इनके फंक्शंस हमें देखने हैं। तो अगर हम लोग बात करें ईस्ट्रोजेंस की, तो ईस्ट्रोजन के फंक्शंस जो है वो क्या है? जैसे मेल के केस में एंड्रोजेंस होते हैं, वैसे ही फीमेल के केस में ईस्ट्रोजन रहते हैं। तो ईस्ट्रोजन के बहुत सारे फंक्शंस रहते हैं। तो एक आप फर्स्ट देखोगे, दैट इज फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है, जैसे हाई पिच वॉइस, then that is pattern of pubic hair, hair, HAIR. So that's what you will find in case of female secondary sexual character. आप लोग को याद है ये पॉइंट हम लोगों ने लो पिच वॉइस और हाई पिच वॉइस पहले कहाँ देखा था? एनीवन? साउंड बॉक्स में देखा था सर। हाँ, दैट्स करेक्ट। तो हम लोगों ने रेस्पिरेशन में भी देखा था। आपको याद होगा कि अगर हम लोग चिल्ड्रन देखे हैं
तो चिल्ड्रन में भी हाई पिच वॉइस होते हैं। अब वो हाई डिपेंड पिच करता है कि वॉइस मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल। तो मेल चाइल्ड अगर रहते हैं तो एडोलेसेंट और प्यूबर्टी के साथ साथ क्या होता है, एंड्रोजन जब हाई होते हैं तो ये हाई पिच वॉइस लो पिच वॉइस में कन्वर्ट हो जाता है। ये बात हमें यहाँ पे भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये फीमेल है तो फीमेल में मेनली हाई पिच वॉइस को रिटेन किया जाता है, दैट इज अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ईस्ट्रोजन। नाउ अनदर पॉइंट, ईस्ट्रोजन भी मस्कुलर ग्रोथ में हेल्प करते हैं, ये भी मस्कुलर ग्रोथ में हेल्प करते हैं और इस रिगार्डिंग ये भी एनाबॉलिज्म शो करते हैं। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा कि टेस्टोस्टेरोन का जो आप एनाबॉलिज्म देखते हो वो मच हायर होता है एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन का एनाबॉलिज्म। है दोनों एनाबॉलिक इन नेचर, दोनों एनाबॉलिज्म और देयरफॉर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, लेकिन ये डिफरेंस ध्यान रखना है कि टेस्टोस्टेरोन ज्यादा एनाबॉलिज्म को प्रमोट करता है एज कंपेयर टू ईस्ट्रोजन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज दैट इज लिबिडो, और हमें ध्यान रखना है अगेन अलोंग विथ हाइपोथैलेमस। तो मेल्स के केस में जैसे हम लोग जानते हैं कि एंड्रोजन हाइपोथैलेमस के साथ सेक्सुअल बिहेवियर जो है वो रेगुलेट करता है, वैसे ही फीमेल में इट इज ईस्ट्रोजन अलोंग विथ हाइपोथैलेमस, ये कंट्रोल करते हैं लिबिडो को। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से मालूम रहना चाहिए। नाउ अनदर थिंग वी शुड रिमेंबर दैट इज, और क्या फंक्शन है ईस्ट्रोजन का, तो डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये भी इंपॉर्टेंट फंक्शन है। और अगर हम लोग देखें मेमोरी ग्लैंड पे इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्शन देखा जाता है। तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने स्ट्रक्चर मेमोरी ग्लैंड का देखा है, तो अगर हम लोग मेमोरी ग्लैंड को कट करें तो आपको ये पोर्शन दिखते हैं, उसके बाद फिर आपको ये पोर्शन दिखते हैं, और उसके बाद फिर आपको एक और ये पोर्शन दिखते हैं। ठीक है, आपको ये बताना है कि ये रेड कलर्ड क्या है, देन ये ब्लू कलर्ड क्या है, और पर्पल कलर्ड क्या है। ब्लू कलर ब्लू वाला सिक्रेटरी यूनिट और पर्पल वाला मायोथीलियम। वेरी गुड, यस करेक्ट। तो ये रेड वाले डक्ट है, फिर ये ब्लू जो है दिस इज सिक्रेटरी यूनिट, और जो आप पर्पल कलर देख रहे हो दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज मायोएपिथेलियम, एपिथेलियल सेल। ठीक है, नाउ आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, ईस्ट्रोजन का एक्शन यहाँ काफी सिलेक्टिव होता है। तो ईस्ट्रोजन के हम लोग एक्शन कहाँ देखते हैं, तो आपको ध्यान रखना है दैट इज द एक्शन इज ऑन डक्ट। ईस्ट्रोजन मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये सेलेक्टिवली कहाँ हेल्प करते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड के जो डक्ट होते हैं उसके डेवलपमेंट में। ठीक है, तो ये बात आप बहुत ही अच्छे से याद रखोगे। नाउ इसके अलावे दैट इज एक और फंक्शन होता है, यूट्रस के वॉल को रिपेयर करना, रिपेयरिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होता है, हर एक मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म होने के साथ साथ जो यूटरस के वॉल्स है वो टूट के गिर जाते हैं और फिर से उसका रिपेयरिंग होता है। तो ये रिपेयरिंग जो है वो किसके इन्फ्लुएंस में होता है, सो दैट इज ईस्ट्रोजन ओनली। तो ये हमें कुछ एक्स्ट्रा बातें ध्यान में रखनी जो ईस्ट्रोजन के लिए यूनिक है, दैट्स व्हाट वी शुड रिमेंबर हियर। लेकिन अब हम लोग आ जाते हैं अगला हार्मोन। तो एक और हार्मोन कौन सा है जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सो दैट वाज प्रोजेस्टेरॉन। तो हम लोगों ने एक देखा है ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन की जो है वो दो सोर्सेस है, फॉलिकुलर सेल्स और कॉर्पस लुटियम। अब आ जाते हैं प्रोजेस्टेरॉन। हम लोग देखेंगे कि प्रोजेस्टेरॉन क्यों अलग है, क्योंकि बहुत बार ऐसे लगता है कि प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन दोनों एक ही हैं, लेकिन इनके फंक्शंस एकदम अलग होते हैं, एंटायरली डिफरेंट। तो पी फॉर प्रोजेस्टेरॉन, और आपको ध्यान रखना है पी फॉर प्रेगनेंसी।
तो ये प्रोजेस्टेरॉन का मेन काम होता है, दैट इज इट मेंटेन्स प्रेगनेंसी. So progesterone is actually pregnancy hormone. ये प्रेगनेंसी मेंटेन करने में हेल्प करते हैं. So the first and primemost function of progesterone ये रहता है. दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, जो यूट्रस का वॉल रिपेयर किया गया है ईस्ट्रोजन के द्वारा, उस रिपेयर्ड वॉल को मेंटेन करने का काम कौन करते हैं? प्रोजेस्टेरॉन. प्रोजेस्टेरॉन का काम होता है टू मेंटेन ऑलरेडी रिपेयर्ड यूट्रस वॉल. तो यूट्रस का जो वॉल है, एक मिनट बच्चे, जस्ट आवाज नहीं आ रही. सर आपका माइक ऑफ है. यस, ओके, ठीक. तो अगला फंक्शन जो हमें इंपॉर्टेंट देखना रहता है, दैट इज मेमोरी ग्लैंड पे. अगेन मेमोरी ग्लैंड के सेक्शन का हम लोग वही डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. तो एक तो ये हो गया, हमें पता है ये सेक्रेटरी यूनिट है. फिर हम लोग जानते हैं कि ये डक्ट है, वी नो दैट वेरी वेल. और हम लोग बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि ये मायो एपिथेलियम है. सो वी नो दैट वेरी वेल. लेकिन इसमें हमें यहाँ पे फोकस करना है, दैट इज ऑन सेक्रेटरी यूनिट. तो हम लोग अच्छे से जानते हैं कि ईस्ट्रोजन का एक्शन कहाँ होता है? डक्ट पे होता है. अगर हम लोग प्रोजेस्टेरॉन देखें तो प्रोजेस्टेरॉन भी मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं. बिल्कुल, यस, ये भी डेवलपमेंट में हेल्प करेंगे. लेकिन हमें मालूम रहना चाहिए कि प्रोजेस्टेरॉन मेनली जो हेल्प करते हैं वो है दैट इज ऑन सेक्रेटरी यूनिट. तो इनका मेन फंक्शन होता है सेक्रेटरी यूनिट पे. ये सेक्रेटरी यूनिट पे एक्ट करते हैं. तो ये आप डिफरेंस ध्यान रखोगे प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का. इसके अलावे जो है वो एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में भी इसी का ही रोल रहता है. एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट में भी प्रोजेस्टेरॉन का ही आप मेन रोल देखते हो. और ओवरऑल जो प्रेगनेंसी के दौरान जो रिक्वायरमेंट है सेक्सुअल हेल्थ के, वो सारे काम प्रोजेस्टेरॉन के ही द्वारा किए जाते हैं. तो यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का एक और इम्पोर्टेंट काम होता है, इट इनहिबिट्स
चाइल्ड बर्थ प्रोसेस, यस, चाइल्ड बर्थ, जिसे हम लोग एक और नाम देते हैं लेबर, या दैट इज ओनली कॉल्ड एज पार्चुरेशन। तो पार्चुरेशन कहो या चाइल्ड बर्थ कहो या लेबर कहो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से। तो प्रोजेस्टेरॉन क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है तो वो चाइल्ड बर्थ नहीं होने देना चाहता, दैट्स व्हाट द थिंग इज हियर। तो ये प्रोजेस्टेरॉन के एक्शंस हैं। अब आपने और भी हार्मोन देखे हैं जो ओवरी के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। तो अगर हम लोग और ऊपर आए तो वापस आप देखोगे कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रीट करता है, ईस्ट्रोजन भी सिक्रीट करता है, और एक और हार्मोन है दैट इज रिलैक्सिन। मेरे ख्याल से रिलैक्सिन के बारे में आपने देखा है एक बार, एनीवन हु कैन टेल, अगर किसी को ध्यान हो। प्यूबिस एरिया को रिलैक्स कर देते हैं सर ये। प्यूबिस वेरी इन्फाइसिस गुड, को ये रिलैक्स करता है ड्यूरिंग पार्चुरेशन। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल आपने सही बताया, वेरी गुड, यस यू आर राइट। सो रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है दैट इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन या चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ के समय में या पार्चुरेशन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से, आप देखोगे कॉर्पस लुटियम ये सिक्रीट करते हैं रिलैक्सिन हार्मोन, और रिलैक्सिन हार्मोन का काम होता है लूजनिंग ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस, सिम्फाइसिस। तो प्यूबिक सिम्फाइसिस लूजन अप होता है और लूजनिंग के कारण देयर इज चाइल्ड बर्थ। ठीक है, तो ये बात हमें बहुत ही अच्छे से यहाँ पे ध्यान में रखना है। Everyone has to remember all these basic things. Now, अगर हम लोग यहाँ पे देखें क्या हाइपोथैलेमस का भी कोई कंट्रोल है, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अगेन सेम थिंग जो हम लोगों ने पहले देखा है बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी हमें लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, दैट इज हाइपोथैलेमस ये सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और ये GnRH आपको ध्यान देना है, ये स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इनके सेल्स क्या सिक्रेट करेंगे, गोनाडोट्रोपिन, गोनाडोट्रोपिन। और गोनाडोट्रोपिन का मतलब क्या है, FSH एंड LH ये दोनों। नाउ अब ये FSH और LH जो है ये गोनाड पे एक्ट करते हैं, तब जाके गोनाड मेल के केस में सिक्रीट करेंगे एंड्रोजेंस और फीमेल के केस में सिक्रीट करेंगे ईस्ट्रोजन। ठीक है, और अगर मानो ये एक्सेस में है तो ऑब्वियसली ये नेगेटिव फीडबैक जो है वो बिल्कुल देंगे। तो दिस विल आल्सो शो नेगेटिव फीडबैक और इवन आप इसमें भी देखोगे देयर इज नेगेटिव फीडबैक। तो इस तरह से जो है वो इवन हाइपोथैलेमस का इंपॉर्टेंट रोल ओवरऑल सेक्सुअल हेल्थ में भी देखा जा रहा है। तो हाइपोथैलेमस एक तो खुद भी सेक्सुअल बिहेवियर कंट्रोल करते हैं, खुद ही लिबिडो के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इवन ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मोन भी सिक्रीट कर रहे हैं एंड दैट इज गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि ओवरऑल ये इस हार्मोन के बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इतनी बातें आप जरूर बेसिक ध्यान में रखोगे। इसी का अब एक्सटेंशन 12th क्लास में हमें देखना है। 12th क्लास में लगभग हम लोग 2 महीने 2 months तक इन्हीं पार्ट्स को और डिटेल में देखेंगे। विल टेक अप ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल इन 12th क्लास। ठीक है, तो अगर मानो 11th में ये पार्ट कर लेते हो तो ये अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर मानो ये स्किप भी कर जाते हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये 12th के ही पोर्शन है जो अगेन आपको जो है वो 12th में भी देखना है। तो उस हिसाब से आपको अब आपके हिसाब से मतलब इफ यू कैन बैलेंस, एक ही पेज है, कोई बहुत ज्यादा तो है नहीं, हार्डली हाफ एन आवर, जैसे मैंने कल भी कहा 20-25 मिनट लगेंगे, 20-25 मिनट में भी आप कंप्लीटेड।
तो इनको भी आप एक बार देख लेना, कोई इतना टफ तो है नहीं, ठीक है। नाउ अब लेकिन कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस ये हैं कि दैट इज, क्वेश्चन ये है कि गोनाडल हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन, कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, इनमें सिमिलैरिटी क्या है, ठीक है। गोनाडल हार्मोन और एड्रिनल कॉर्टेक्स के जो हार्मोन है, इनमें क्या सिमिलैरिटी होता है, ये क्वेश्चन है। Now please remember that is simple answer is both are स्टेरॉइड्स है lipophilic। दोनों। लाइपोफिलिक यानी कि स्टेरॉइड हॉर्मोन्स, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, अगर मानो ये स्टेरॉइड हार्मोन है तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे होगा, कैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? सर जीनोम के अंदर अटैच करेंगे, Yes. लॉन्ग टाइम के लिए वेरी गुड, जीनोम को ज्यादा रहेंगे। इफेक्ट करेंगे। दैट्स करेक्ट, बिल्कुल आपने सही बताया। तो सपोज ये इनका टारगेट सेल है और ये हार्मोन है, तो हार्मोन जो है वो डायरेक्टली आप देखोगे कि पास कर जाएंगे सेल में, और सेल में इनके अंदर साइटोप्लाज्म में इनके रिसेप्टर्स होंगे, और आप साथ में देखोगे यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, और ये पहले तो बाइंड करेंगे रिसेप्टर से, और उसके बाद फिर आप देखोगे कि ये यहाँ से न्यूक्लियस जाएंगे। न्यूक्लियस में आपको बहुत ही अच्छे से पता है दैट देयर वुड बी प्रेजेंस ऑफ जीनोम, और जीनोम को ये इन्फ्लुएंस करेंगे। सो दिस इज द रिसेप्टर एंड दिस इज हार्मोन अटैच्ड टू दैट, और ये इन्फ्लुएंस करेंगे। तो आप ओवरऑल क्या देखते हो, यहाँ पे देयर इज इफेक्ट, फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आएंगे, और ये एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है, ये हम लोगों ने बहुत बार देखा है। अब ये बताओ, क्या यहाँ पे कोई सेकेंडरी मैसेंजर बनेगा? नो सर। वेरी गुड, नो ठीक है। सर। तो आपको No, ध्यान देना है कि इनके केस में सेकेंडरी मैसेंजर्स नहीं बनते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें दैट इज नॉन लाइपोफिलिक हार्मोन्स की, तो उनके केस में सेकेंडरी मैसेंजर्स बनते हैं। तो क्वेश्चन ये है, पेप्टाइड हार्मोन्स, पेप्टाइड हार्मोन्स इनके एक्शन कैसे रहते हैं, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन्स, प्रोटीन हार्मोन्स इनके एक्शन। तो इनके एक्शन जो है वो आप टिपिकली एक किसी भी नॉन लाइपोफिलिक हार्मोन का जो एक्शन होता है वही आप यहाँ पे देखते हो। तो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन में आपको दो ही एग्जांपल याद रखना है, एफएसएच, एलएच, बस, और कोई एग्जांपल ध्यान में नहीं रखोगे, एफएसएच, एलएच। और मैं आपको बता दूं, आपके सीनियर्स इतना मिस्टेक करते हैं, ये 12th की मिस्टेक मैं बता रहा हूँ। उनसे पूछा जाता है कि एफएसएच, एलएच बताओ लाइपोफिलिक होते हैं, तो वो कह देते हैं हाँ। बिल्कुल नहीं, आपको याद रखना है ये लाइपोफिलिक या स्टेरॉइड है, नहीं, ये क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन से, ध्यान रखोगे, एफएसएच और एलएच। और इसीलिए गलती हो जाते हैं, क्या गलती हो जाते हैं, तो हम लोग बता देते हैं कि एफएसएच, एलएच के जो है वो जरूर जीनोम को इफेक्ट करते होंगे, लेकिन बिल्कुल गलत है। तो एफएसएच, एलएच के एक्शन कैसे होंगे, तो हम लोग अच्छे से जानते हैं, बहुत बार हम लोगों ने क्लास में भी देखा है। ये सेल है और सेल में ये रिसेप्टर है, और शायद आप लोग जानते हो कि जो ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन है और पेप्टाइड हार्मोन, क्योंकि ये नॉन लाइपोफिलिक हार्मोन है, तो ये बाइंड करेंगे, और बाइंड करने के बाद उसके बाद फिर सेल के अंदर सेकेंडरी चेंजेस आते हैं, यानी कि सेकेंडरी मैसेंजर्स आएंगे। तो कुछ इंट्रासेलुलर चेंजेस होंगे जिसके कारण सेल के अंदर जो नए केमिकल्स बनते हैं उनको हम लोग सेकेंडरी मैसेंजर्स कहते हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है, प्राइमरी मैसेंजर क्या है, प्राइमरी मैसेंजर दैट इज हार्मोन, ठीक है, जो सेल के बाहर है। और सेकेंडरी मैसेंजर क्या है, जो कि सेल के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो सेकेंडरी मैसेंजर्स के अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें, ये थोड़ा ध्यान रखोगे, एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर्स, मैसेंजर्स
So cyclic form of AMP, calcium. Then third, IP3. Fourth, GAG. So these all are examples of secondary messengers. Inositol trisphosphate, diacylglycerol and cyclic form of AMP. ये सारे जो हैं वो एग्जाम्पल सेकेंडरी मैसेंजर्स के ही होते हैं, यानी कि ये सेल के अंदर बनेंगे। प्लीज ध्यान रखोगे, इनमें से किसी को भी आप प्राइमरी मैसेंजर नहीं कहोगे। प्राइमरी मैसेंजर हमेशा हार्मोन होता है और सेकेंडरी मैसेंजर्स ये सारे एग्जाम्पल्स आप ध्यान रखोगे। सेकेंडरी मैसेंजर में आप कैल्शियम लिखोगे, ना कि पोटेशियम, सोडियम, वो सब नहीं होता है सेकेंडरी मैसेंजर। ऑलवेज कैल्शियम, यानी कैल्शियम का आप ये बिल्कुल फंक्शन बता सकते हो कि ये सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इनवेरिएबली क्या होगा, हमेशा आप एक यहाँ पे इफेक्ट एक अलग तरह का ही देखते हो। इफेक्ट किस तरह के रहते हैं, तो इफेक्ट आप एक हार्मोन का ऐसे देखते हो दैट देयर इज ऑलवेज एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल। ये मैंने शुरू वाले क्लास में बताया था, हार्मोन के स्टार्टिंग वाले क्लास में। क्या होता है एम्प्लीफिकेशन, कोई बता सकते हो? एनीवन? सर रेजिस्टेंस को प्रिवेंट करना। नहीं। और कुछ? ठीक है, ईयर के केस में बताया था सर आपने। नहीं, एम्प्लीफिकेशन सिग्नल मतलब ईयर में नहीं, ठीक है, वहां पे तो अच्छा ईयर का आप कह रहे हो, हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम में एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल की बात कर रहे हैं, ईयर नहीं। ईयर का तो ठीक है, आप सही कह रहे हो। सर रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग करना। हाँ ठीक है, और ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताओ कि हार्मोन, इतना तो जरूर आपको याद होगा, पहला क्लास एंडोक्राइन सिस्टम का याद करो। ये बताओ कि हार्मोन लेस अमाउंट में चाहिए होता है या लार्ज अमाउंट में चाहिए होता है? लेस अमाउंट। हाँ, ठीक है, तो आपने बिल्कुल ही सही समझा है। हॉर्मोन्स जो है वो हमेशा जो है वो ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। तो हार्मोन की अगर हम लोग यहाँ बात करें, तो इफ यू टॉक अबाउट दिस हार्मोन, सपोज करो, तो हार्मोन सिक्रीट तो हुए ट्रेस अमाउंट में, लेकिन इनके आप इफेक्ट क्या देख रहे हो, ये इनॉर्मस इफेक्ट। सिक्रीट हुए ट्रेस अमाउंट में और इफेक्ट इतना लार्ज एम्पलीफाइड वे में, कैसे? क्योंकि ये सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई हो रहे हैं। Why? Because this signal, this is getting amplified. This is amplified या amplification of signal. तो amplified signal में क्या हो रहा है, जो हार्मोन है वो ईच स्टेज में ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को एक्टिवेट कर रहा है। इसका क्या मतलब है, जैसे आप यहाँ आ जाओ, अगर हम लोग इसकी बात करें, तो सेकेंडरी मैसेंजर्स बने और उसके बाद सपोज करो कि फाइनली कोई इफेक्ट आया, तो इसमें आप क्या देखते हो, आप ये देख रहे हो कि हार्मोन काफी कम अमाउंट में सिक्रीट हुए, वो टारगेट सेल पे बाइंड करेंगे, इसके कारण कुछ सेकेंडरी मैसेंजर्स जो है वो एक्टिवेट होंगे। नाउ सेकेंडरी मैसेंजर्स के कारण ओवरऑल आप क्या देखते हो, इफेक्ट काफी लार्ज अमाउंट में आते हैं, ठीक है। मतलब सपोज 10 नैनोग्राम पर ml हार्मोन सिक्रीट हुआ, लेकिन अगर सेकेंडरी मैसेंजर आप देखोगे तो कितना सिक्रीट हो रहा है, तो मे बी 100 नैनोग्राम पर ml या हो सकते हैं 1000 नैनोग्राम पर ml। और इसका जो इफेक्ट है जो टारगेट सेल्स पे हो रहे होंगे, ये इफेक्ट इतना ज्यादा होगा कि अगर आप क्वांटिफाई करोगे तो हो सकता है ये 10,000 नैनोग्राम पर ml, ये आप इफेक्ट जो भी आप देखो, जो भी नए केमिकल्स बन रहे हैं वो आप देखोगे। तभी हम लोग कहते हैं ना कि हार्मोन ट्रेस अमाउंट पे सिक्रीट होते हैं, ये कहना बिल्कुल सही है, लेकिन इनके इफेक्ट ट्रेस कहाँ होते हैं, काफी कम अमाउंट तो होते हैं नहीं, इफेक्ट इनॉर्मस है। कैसे? बिकॉज ऑफ एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल।
तो ये भी बात हमें ध्यान रखना है, ये एम्प्लीफिकेशन में बहुत बड़ा रोल सेकेंडरी मैसेंजर का माना जाता है। दूसरी बात, प्राइमरी मैसेंजर जनरली अगर सेकेंडरी मैसेंजर से हम लोग कंपेयर करते हैं तो प्राइमरी मैसेंजर सेल के बाहर है, जबकि सेकेंडरी मैसेंजर सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो इनके बेसिस पे अगर आप केमिकल कॉम्पोजिशन देखो तो केमिकल कॉम्पोजिशन में आप बेसिकली 4 तरह के हार्मोन्स देखते हो अभी तक जो हम लोगों ने पूरे 1 साल देखा है। तो हार्मोन्स कैसे हो सकते हैं? तो हार्मोन्स कैन बी स्टेरॉइडल, प्रोटीनेशियस, ग्लाइकोप्रोटीनेशियस एंड अमाइनो एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो स्टेरॉइडल में आपको बहुत ही अच्छे से पता है एग्जाम्पल, क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे यहाँ पे? एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन और दूसरा गोनाडल हार्मोन। प्रोटीनेशियस हार्मोन आप देखोगे जो हम लोगों ने किडनी चैप्टर में भी करा था, अगर आपको ध्यान हो, इंसुलिन। इंसुलिन प्रोटीनेशियस होता है, यानी जो ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करे, और इसका उल्टा काम करने वाला ग्लूकागॉन हार्मोन। ये दोनों ही प्रोटीनेशियस हार्मोन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीनेशियस में आप कौन सा देखते हो? FSH LH। और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, इसका एग्जांपल मैं नहीं बताऊंगा, ये हम लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर में करे हैं। बताओ अमाइनो एसिड डेरिवेटिव के कुछ हार्मोन जो एग्जांपल्स हम लोग हार्मोन्स के देखते हैं अमाइनो एसिड डेरिवेटिव। थायरोक्सिन। हाँ, थायरोक्सिन, मेलाटोनिन। वेरी गुड, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन। और कोई? वेरी गुड, टायरोसिन। टायरोसिन तो अमाइनो एसिड है, उसके कारण हार्मोन कौन से बन रहे हैं? जैसे थायरोक्सिन बिल्कुल सही है, मेलाटोनिन बिल्कुल सही है, एक और बताना है। एड्रेनलिन। यस, कैटेकोलामाइन, एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन। तो ये तीनों एग्जांपल्स अमाइनो एसिड डेरिवेटिव में आते हैं। ठीक है, और बस इतना जरूर ध्यान रखना 12th में जाने से पहले, लास्ट पॉइंट, ये जो थायरोक्सिन है ये एक्सेप्शन में आते हैं। जैसे बेसिकली कौन से हार्मोन्स सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं? स्टेरॉइडल, वो हार्मोन्स। तो प्रोटीनेशियस हार्मोन, ग्लाइकोप्रोटीन और अमाइनो एसिड डेरिवेटिव ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी इनके रिसेप्टर एक्स्ट्रा सेलुलर है। लेकिन इसमें एक्सेप्शन आता है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव होने के बावजूद भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है, और इसीलिए इनके रिसेप्टर्स जो है वो सेल के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं, और इसीलिए ये जीनोम को इफेक्ट करते हैं। इतनी बातें अगर आपको पता है तो दैट इज, आप इनफैक्ट 12th वाले जो महान अभी के स्टूडेंट्स हैं उनसे भी आप ज्यादा जानते हो। तो दैट्स व्हाट, इतनी बातें हमें मालूम रहनी चाहिए। कहाँ पे? एंडोक्राइन सिस्टम में और आपके पूरे 11th के क्यूरिकुलम में। ठीक है, नाउ आपको क्या करना है? सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज दैट इज यू विल स्टडी ऑल दीज थिंग्स प्रॉपरली। अपना टाइम पूरा जो है वो इन्वेस्ट करो पढ़ाई करने में। और मैं तो ये कहूंगा एनिमल किंगडम नहीं, एनिमल किंगडम में आपको टाइम इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, पूरा टाइम इन्वेस्ट करो फिजियोलॉजी। जितने चैप्टर्स हैं, एंडोक्राइन सिस्टम, ये न्यूरल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन, ये जितने भी चैप्टर्स हैं इन सबको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करो अगले 20 दिन में। 20 दिन में पूरा कंप्लीट, जहां पे भी आपको लग रहा है कि कोई ऐसा चैप्टर है फिजियोलॉजी का जो आपने नहीं किया है, उसको 20 दिन आप अच्छे से पढ़ोगे। क्लास नोट्स और एनसीईआरटी ये दोनों एकदम प्रायोरिटी पे आप देख के खत्म करो। ठीक है, तो ये मैं आप लोग के नोट्स सेंड कर दूंगा, आपके बैचमेट्स रैंडमली जो भी व्हाट्सएप चैट में आएंगे और वो अपलोड कर देंगे आपको यहाँ पे फाइल्स। एंड therefore I don't think that there is that is need for any online class anymore at the moment, and let us hope कि आप लोग सब कोई वैक्सीनेट हो जाओ
ताकि 100% सिलेबस ऑफलाइन में ही हो अब से। सर क्लास लीव कर सकते हैं? यस, हाँ, आप लोग की 4 बजे क्लास भी है। यू कैन टेक योर ब्रेक एंड देन यू कैन ज्वाइन व्हाटएवर क्लासेस। सर कल वाली मीटिंग शेयर कर दो। ठीक है, हाँ।